कश्मीर का जो मसला है कश्मीर, उसका हमेशा से एक बहुत जबरदस्त इंटरनेशनल डायमेंशन रहा है। जनरल जिया ये कहता था कि ये सब ब्राह्मण की औलाद है, लेकिन इनके बस का जिहाद करना नहीं है। नॉर्मल डिस्कशन हुआ कि भाई यार आप इस आदमी को देखना, इसकी आंखें कुछ और बोलती हैं, इसका चेहरा कुछ और बोलता है, और इसकी आंखों में जो है आपको एक सांप के जैसी जो है वो शैतानी फितरत मिलती है आपको। इंदिरा गांधी जो है ना हमेशा इसको लेकर के बड़ी सशंकित रहती थी। मैं आसिम मुनीर को जनरल जियाउल हक और मुशर्रफ का एक मिश्रण मानता हूँ। तो फिर हथियार उन्हें कैसे सौंपे? एक बस चलती थी श्रीनगर से, श्रीनगर सोपोर, और उसमें जोड़ देते ओपोर, श्रीनगर सोपोर ओपोर, धीरे से बोलते मतलब उस पार छोड़ेंगे आपको। अमेरिका के स्टेक्स तो उसमें अमेरिका के देखिए, अमेरिका के स्टेट्स तो शुरू से रहे इस रीजन के अंदर। इंदिरा गांधी ने 1971 के अंदर जो पाकिस्तान को हराया वो बेसिकली अमेरिका को हराया था। आज आप जो देख रहे हैं बांग्लादेश में जमाते इस्लामी को अमेरिका एंगेज कर रहा है, कोई नई बात नहीं है ये, इसके आपके पास हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स हैं। पॉलिटिकल स्टेक्स क्या थे वहाँ पे, जो पार्टीज थी उनका क्या रोल रहा है इस पूरे जिहाद को बढ़ाने में? मुफ्ती मोहम्मद सईद और पीडीपी के जो कश्मीर में जो जमाते इस्लामी के साथ जो ताल्लुकात रहे वो तो जग जाहिर है। बुरहान वानी का जब एनकाउंटर किलिंग हुआ था तो उसके बाद महबूबा ने कितना आफत मचाई थी आप जानते ही। इनफैक्ट कई सारे मिनिस्टर्स और कई सारे बड़े लीडर्स जो पीडीपी के, उनके बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि उनकी कार के अंदर टेररिस्ट ने ट्रैवल तक किया है। मोदी ने इन फसादों को जेल भेजकर अच्छा किया। तो ये विरोधाभास जो है, ये किस तरह से अपना पनपा जो है, एक आतंकी जो है भारत द्वारा कश्मीरी नेताओं पर की गई कार्रवाई पर जो खुश हो रहा है। वो कहता है कि साहब देखिए हम तो टेररिस्ट हैं, ठीक है, हम तो एक आपका जिहाद कर रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, हमारा तो फेथ आपके आइन में ही नहीं है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है। आर्टिकल 370 तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आप हटाओ नहीं हटाओ उससे हमें क्या लेना देना। आर्टिकल 370 हटने के बाद भी टेररिस्ट किलिंग्स लगातार बढ़ी है, तो क्या ये एक रणनीतिक गलती थी इस तरह से सोचना कि अब वहाँ पे चीजें शांत हो गई हैं और अब हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं? ये जो प्रॉब्लम्स हैं टेररिज्म और जिहादिस्ट मिलिटेंसी, ये बड़ी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप सोचते हैं कि साहब आप थोड़ा सा डेवलपमेंट दे करके और आप जो थोड़ा पैसा दे करके इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देंगे, तो आप सिर्फ अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम दिसंबर महीने में आपसे मुखातिब हो रहे हैं और दिसंबर महीने की एक तारीख है 16 दिसंबर। एक ऐसी तारीख जिसे पाकिस्तान तो ज़ाहिरी तौर पर कभी भी याद नहीं करना चाहेगा। एक ऐसा दिन 1971 में जिस दिन पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई थी, उसने सरेंडर किया था। उसे इस बात पर यकीन हुआ था कि वो भारत से कन्वेंशनल वॉरफेयर में, पारंपरिक जंग में कभी नहीं जीत सकता, तो और तरीक़े उसे तलाशने थे। उन तरीक़ों में सबसे पहले उसने तरीक़ा तलाशा प्रॉक्सी वॉर, छद्म युद्ध का। तो आज हम इसी प्रॉक्सी वॉर पर बात करेंगे जो 1971 के बाद पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने भारत के खिलाफ लड़ना शुरू किया। इस सारे मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अभिनव पांड्या जी। उनकी किताब आई है द जिहाद केम इनसाइड पाकिस्तान्स डार्क वॉर। ये जगरनॉट पब्लिकेशन से छपी है। 599 रुपये इसकी कीमत है, आप इसे खरीद सकते हैं। हमारे साथ हमारी कलीग निकिता जी हैं। हम अभिनव पांड्या जी से बातचीत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का पूरा प्लेबुक क्या था, पाकिस्तान की पूरी स्ट्रैटेजी क्या थी, कैसे उसने जिहाद का इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ। बहुत बहुत स्वागत है अभिनव पांड्या जी आपका। मैं किताब को आपने परिचय ले लिया, मैं अभिनव पांड्या जी का आपको परिचय दे दूं। सबसे खास बात यह है कि अभिनव पांड्या जी उस वक्त जम्मू कश्मीर के गवर्नर के एडवाइज़र रहे हैं जिस वक्त वो बहुत क्रिटिकल मोमेंट्स चल रहे थे। 2019 में जब 370 आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, रिवोक किया गया उसे, उस वक्त वो वहाँ पर तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक की टीम में थे, उनको एडवाइस कर रहे थे। तो आज हम अभिनव पांड्या जी से बात करेंगे इस मुद्दे पर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1979 का आपने जिक्र किया है पहले ही चैप्टर में, क्योंकि हम 1970s की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने सबसे ख़ास तौर पर 1979 को लिया है कि आम तौर पर जो राय है जिहाद को लेकर, जो मिलिटेंसी है कश्मीर को लेकर, उसमें माना जाता है कि 1988, 1989 यहाँ से शुरू किया जाता है। तो आपने कहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है केंद्रित हैं 1979 पर। तो बेसिक्स तो हमें पता है कि उस 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई, उसी में जो है सीज ऑफ मक्का हुआ, उसी 1979 में जो है अफ़गानिस्तान पर सोवियत हमला हुआ। लेकिन इसके अंदर ये सारी चीज़ें जुड़ी कैसे हुई हैं और कश्मीर से कैसे जुड़ती हैं ये चीज़ें?
बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। ये आई थिंक मैं तीसरी बार लल्लन टॉप के शो में आ रहा हूँ। ये हमेशा से इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर कमिंग हियर। आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल किया और मैं इसकी शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि जो कश्मीर का जो मसला है कश्मीर, उसका हमेशा से एक बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल डायमेंशन रहा है ना। जिहाद वहाँ पर जो हो रहा है ऐसे वो सब चीज़ें, लेकिन उसके साथ हमेशा एक जियोपॉलिटिक्स से, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ एक इंटरनेशनल डायमेंशन रहा है। जब अंग्रेज़ यहाँ से गया तो अंग्रेज़ चाहता था कि इस खिते में, इस इलाके में एक स्टेट हो जो उनके कहे अनुसार चले और उनके सारे काम करे और उनका एक फुटहोल्ड जो है ना वो यहाँ पर उसको जारी रख सके। इसीलिए कहीं न कहीं भारत का पार्टीशन भी जो है उन्होंने फैसिलिटेट किया और पार्टीशन हुआ। और उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान ने जो है उसके जो ताल्लुकात रहे अंग्रेज़ों के साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में, बड़े अच्छे रहे। फिर उन्होंने सेंटकॉम भी जॉइन किया अमेरिका का से। तो एक वेस्टर्न वर्ल्ड का जो फुटहोल्ड जो था इस इलाके के अंदर, वो पाकिस्तान यहाँ पर इस इलाके में था। ये सहूलियत शायद उन्हें भारतीय नेताओं के साथ नहीं थी उतनी। उन्हें पता था कि ये लोग जो है उस तरीके से हमारे कब्जे में नहीं रहेंगे फ्लाइंग स्टेट और नहीं बन हाँ, और इनका टेम्परामेंट भी उस तरह का नहीं है कि वो हमारे काम उस तरह से कर सकें। मतलब बहुत एक आइडियलिस्टिक टाइप का, सोशलिस्टिक टाइप का स्टेट था। तो वो दिमाग में उनके कहीं ना कहीं ये बात थी। अब हम आ जाते हैं देखिए 1979 के ऊपर। 79 के अंदर जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं का भी एक जियोपॉलिटिकल एंगल था और एक आपका जो है एक रिलीजियस एंगल था। 3 घटनाओं का मैंने जिक्र किया है। एक तो ईरान में जो क्रांति हुई, इस्लामिक क्रांति, उसने एक मॉडल प्रेजेंट कर दिया कि अगर जो है लोग चाह लें और इस्लामिक रिलीजियस लीडरशिप चाह ले तो एक इस तरह की रिवोल्ट करके और आप एक ऐसा निज़ाम कायम कर सकते हैं जो कि शरिया के अकॉर्डिंग चले। हालांकि वो शिया क्रांति थी, बट उसने कई सारे जो सुन्नी रेडिकल्स जो थे उनके सामने भी एक टेम्पलेट प्रेजेंट किया। मतलब आपने एक एग्जाम्पल आपने सेट कर दिया कि ये चीज़ हो सकती है। ठीक है। दूसरा था सऊदीज़ के अंदर जो है अल सौद डायनेस्टी थोड़ी सी अपने मार्ग से भटक रही थी। आपको ये तो मतलब सब जानते ही हैं कि जो अल सौद जब पावर में आए थे 1932 में, उसके पीछे जो वहाँ का जो इख्वान बैंड्स थे, इख्वान बैंड्स मतलब हार्डकोर वहाबी एक्सट्रीमिस्ट लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था जो इनके जो फाउंडर जो थे अल सौद वगैरह, उनके साथ में रह करके और काफ़ी लूटपाट और पूरे इलाके पर कब्जा करना, और वो जो रियल वॉर्स जो थी वो उन्होंने लड़ी थी। तो इख्वानी जो थे वो 1932 में ये सत्ता में आ गए। उसके बाद इख्वानी साइडलाइन हो गए बिकॉज इन्हें लगा अल सौद को कि भाई अब इनकी ज़्यादा कोई खास ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही रेडिकल किस्म के लोग हैं। अब 1979 तक आते आते सऊदी के पास पैसा भी काफ़ी आने लगा था और वो लोग वहाँ पर जो गैर इस्लामिक चीज़ें जैसे कि टीवी आ रहा है, महिलाएं प्रेजेंट कर रही हैं, ये सारी बातें इन इख्वानियों मॉडर्नाइज को हो रहा था। नागवार गुजरी। तो सीज ऑफ मक्का वहाँ पर हुआ। ठीक है। अब सीज ऑफ मक्का जो हुआ, ये पुराने इख्वानी लोग थे। ठीक है। और मैंने उसका नाम भी लिखा है, कुछ कमांडर था उसमें, उतैबी वगैरह इस तरह से। तो सीज ऑफ मक्का ने एक तरह से सऊदी स्टेट को हिला करके रख दिया कि ये अगर हो सकता है तो फिर मतलब हमारी पूरी लेजिटिमेसी को चैलेंज कर रहा है। क्योंकि इस्लामिक जगत में अगर आप जो है ये जो 2 होली प्लेसेस हैं मक्का मदीना, इनके आप कस्टोडियन हैं तो आपका एक अलग लेजिटिमेसी है। बिल्कुल। ये पहले ऑटोमान शासकों के हाथ में थी जैसे, उसके बाद फिर जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हुए तो जो अल सौद डायनेस्टी थी उनके पास में ये चीज़ आई। और अब उसके बाद उनको लगा कि भाई कहीं ना कहीं हमें इनको तो प्लीज़ करके रखना पड़ेगा। ये जो एक्सट्रीमिस्ट तबका जो है, हार्डकोर रेडिकल तबका, तो जो सऊदी रॉयल फैमिली जो थी उन्होंने इनके साथ एक करार किया कि आप बाहर जितना फैलाना चाहें इस्लाम फैलाएं, हम आपको पैसा देंगे और यहाँ पर कंट्री के अंदर भी जो इस्लामिक जो प्रैक्टिसेस हैं जो पब्लिक लाइफ के अंदर है उनको पूरा इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, लेकिन हमको रिटर्न में ये चाहे कि कोई हमारे अगेंस्ट खिलाफ रिवोल्ट नहीं करेगा। आप इन रेडिकल्स को, पॉपुलेशन को काबू में रखें। यानी अंदर अंदर उन्हें ये खौफ था कि ईरान Yes. जैसी क्रांति हमारे यहाँ ना यस यस, ये जो डिक्टेटरशिप्स हैं इनको हमेशा से ये डर लगा रहता है, और खास तौर से इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर वतनियत का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पर जो है ना, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि पब्लिक रिवोल्ट अगेंस्ट द रूलर्स, जो हुक्मरानों के खिलाफ उसका जो पब्लिक जो रिवोल्ट करती है रियाया, उसका एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स हैं इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, शुरू से है ना। तो उनको ये डर खौफ सताने लगा तो उन्होंने जो है इनके साथ एक अपना एक मोडस वाइवेंडी इन्होंने स्थापित कर लिया। भाई हम आपको पैसा देंगे, आप बाहर फैलाते रहिए, लेकिन बदले में हमें ये नहीं चाहिए, कुछ बदमाशी नहीं चाहिए। अब आप देखिए ये जो इख्वानी थे ना, बाद में अलकायदा भी इन्हीं लोगों में से निकल करके आता है। ठीक है ना।
कहीं ना कहीं जो है ना वो कंटिन्यूटी है। और ये इखवानी अगर आप और पीछे जाएं तो मैंने बताया कि जो 30s के अंदर जो इनको सपोर्ट कर रहे थे वो, उससे पहले जाएं तो ये अब्दुल वहाब जो था उसके फॉलोअर्स से सारे के सारे, उससे भी पहले अगर आप जाएंगे तो इब्ने तैमिया वाले थॉट को फॉलो करने वाले लोग थे। तो ये एक कंटिन्यूटी बाकायदा चली आ रही है, बस ज़रूरत है इन तारों को ढूंढने की और इनको पढ़ने की। यानी यहीं से वहाबी इस्लाम की विचारधारा जो आज 1979 से। यस। तो अब जो है 79 के अंदर जब ये हुआ तो उसके बाद सऊदी ने काफ़ी पैसा देना शुरू किया इन वहाबी क्लेरिक्स को। ये बाहर दुनिया भर के अंदर मस्जिदें, मदरसे, स्कूल, यूनिवर्सिटीज बनाने शुरू हो गए, पैसा इनके पास काफ़ी आ गया। तीसरी घटना थी सोवियत्स का अफगानिस्तान पर आक्रमण है। अब अमेरिकन को वहाँ पर जो है कम्युनिस्ट उसको काउंटर करना था। अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया पहले, उनको जो क्लाइंट स्टेट चाहिए था इस इलाके के अंदर उसकी ज़रूरत थी, पाकिस्तान उनके पास था, वो अब काम आने वाला था। तो उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि भाई हमें सारे मुजाहिदीन इनके खिलाफ लड़ें। तो अब जब ये पाकिस्तान को पता चला तो उनके पास तब तक पाकिस्तान का जो है सफिशिएंट इस्लामाइजेशन हो चुका था, जो कि 47 के बाद बेसिकली पाकिस्तान में भी एक डिबेट शुरू हुई कि पाकिस्तान किस लिए है। अगर पाकिस्तान सिर्फ इंडिया का एक रेप्लिका स्टेट बनना चाहता है जो कि सभी धर्मों को, सभी मजहबों को खुश रखे, तो फिर पाकिस्तान का मतलब ही क्या है। तो इसलिए वो सारे उनके जो ओरिजिनल लीडर्स जो थे इनको मारा गया से, और ये कंसेंसस हुआ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। 54 के अंदर आपके फर्स्ट एंटी अहमदिया राइट्स हुए, इनके अंदर देवबंदियों ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे यहाँ पर छोटा सा मैं एक डाइग्रेशन लूंगा। देखिए जब हम लोग पाकिस्तान के अंदर इस्लामिस्ट मूवमेंट्स को पढ़ते हैं तो हमें शुरुआत 1947 से नहीं करनी चाहिए। इसकी शुरुआत हमें कहीं ना कहीं जो पहले जो डायनेस्टीज रही हैं इंडिया के अंदर, जो इस्लामिक डायनेस्टीज रही हैं, वहां से करनी चाहिए। जैसे उसमें आप देखिए सबसे पहले जब ये लोग आते थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद गजनवी वगैरह, तो ये लोग शुरुआत में ही टाइटल लेते थे बुत शिकन। बुत शिकन का अर्थ क्या हुआ, जो बुत को तोड़ता है, या गाजी। गाजी का मतलब क्या हुआ, रिलीजियस वॉरियर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ये लोग टाइटल लेते थे अमीरुल मोमिनीन, मतलब क्या हुआ, कमांडर ऑफ द फेथफुल। ये सारे रिलीजियस टाइटल्स हैं। आप अलाउद्दीन खिलजी के वक्त भी अगर आप देखेंगे तो उसकी और उसके कोतवाल, उस वक्त दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के इक्विवेलेंट समझ लीजिए। बहस ये होती है कि बात साहब देखिए, हिंदुओं को तो पूरे राइट्स हैं यहाँ पर, और वो अपने रिलीजियस प्रोसेशंस निकाल रहे हैं, अपना घूम रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये रिलीजियस क्लेरिक्स कहते हैं नहीं साहब, ये तो इस्लामिक प्रैक्टिसेस के साथ मेल नहीं खाता। मतलब ये कि जो लोग नॉर्मल घूम रहे हैं, अपने जो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसको लेकर के भी एक टॉलरेंस नहीं है। तो कई सारी चीज़ें तब से शुरू हुई थी। ठीक है, फिर उस तुगलक के ज़माने के अंदर कन्वर्जेंस होते रहे। फिर आप मुगल ज़माने में आ जाएँ तो मुगल्स के टाइम में भी एक स्ट्रगल था स्टेट और आपके रिलीजियस लीडरशिप थी उनके बीच में। जो शेख अहमद सरहिंदी जो था वो बहुत ही एक प्यूरिटैनिकल और बहुत फंडामेंटलिस्ट, कट्टरवादी इस्लाम को लेके आना चाहता था। मुगल शासक अकबर तो एक काफ़ी, एक तरह से आप मान के चलें कि वो तो फर्स्ट, अगर एक्स मुस्लिम अगर कहा जाएगा किसी को, आजकल जो मूवमेंट है तो मैं उसमें अकबर का नाम लेना चाहूँगा। क्या वो बिल्कुल ही उसके एक तरह से खिलाफ जा चुके थे क्या? लेकिन बाद के जो रूलर्स थे उन्होंने फॉर द सेक ऑफ एक्सपीडियंसी, मतलब एक राज्य चलाने के लिए इनको कुछ हद तक प्लीज करते थे, फिर वो करते थे। ऐसा नहीं कि वो पूरे बहुत सेक्युलर लोग थे, उनके अंदर भी एक वो शेड्स थे पूरे के पूरे। लेकिन शेख अहमद सरहिंदी बहुत ही एक कट्टरवादी निज़ाम चाहता था कि पूरा का पूरा शरिया के अकॉर्डिंग आप हिंदूज वगैरह को, बाकी कम्युनिटी को सप्रेस करके रखे, कन्वर्जन्स, जजिया वगैरह। औरंगजेब के टाइम में आके ये चीज़ें और बढ़ गई। फिर जब मुगल डिक्लाइन हुआ तो दिल्ली के अंदर शाह वलीउल्लाह नाम के एक बड़े एक सूफी वो थे से, लेकिन वो भी बड़े काफ़ी कट्टरवादी और पुरातनवादी विचारधारा के थे। वो ये मानते थे कि भारत में मुगल साम्राज्य का पतन इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने इस्लाम का रास्ता छोड़ दिया। तो वो वापस बैक टू द ओरिजिनल्स वाली बात करते थे कि आप हिंदुओं के साथ मेल मिलाप बंद कर दीजिए, आप जो है मज़ारों को पूजना बंद कर दीजिए, ये सूफी प्रैक्टिसेस हैं, ये सब शिर्क हैं। और उसी के फलस्वरूप निकल के क्या आया, इंडिया के अंदर एक वहाबी मूवमेंट शुरू हुआ, जो बाद में जो सईद अहमद बरेलवी जो थे से वो शाह वलीउल्लाह के बेटे के शिष्य थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं इसी मूवमेंट से निकल के देवबंदी मूवमेंट आया। जो देवबंद की स्थापना हुई सहारनपुर के अंदर, ननौतवी और गंगोही, ये सारे उसी तरह के उसी मूवमेंट से निकले हुए क्लेरिक्स थे। पाकिस्तान के अंदर जब ये देवबंदी मूवमेंट फैला तो वो 1850-60 से वहाँ शुरू हो चुका था, और वहाँ पर सारे सूफी इदारे जो थे उनको ये लोग मतलब टारगेट करके और सूफी सिलसिलों के खिलाफ जाकर के अपना इन्होंने फैलाव शुरू किया। और सूफीज़ में काफ़ी करप्शन भी आ चुका था, तो धीरे धीरे फैलते गए। तो कुल मिला के मेरे कहने का अर्थ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब जिहादिज़म, रेडिकलाइजेशन की शुरुआत 1947 से नहीं है, वहाँ पर देवबंदी सिस्टम का जो है ना इतिहास तकरीबन आपका 1850s 1860 से शुरू हो जाता है। तो वहाँ से ये चीज़ें शुरू होती है। तो जब हम जैश ए मोहम्मद,
हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को जब स्टडी करते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आईएसआई भी इनके सामने एक छोटा सा बच्चा है। मतलब आईएसआई का जन्म तो 1947 में हुआ। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था देवबंदी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो तकरीबन 150 साल से एग्जिस्ट कर रहा है। आइडियोलॉजी पुरानी है, Yes, apparatus बाद में। आइडियोलॉजी और मासेस के अंदर वो इनके जो दारुल उलूम जो थे, सर से मदरसे जो थे वो फैल रहे थे। आप आइडियोलॉजी के लेवल पर ही तो काम करते हैं पहले। तो 79 के अंदर फिर जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में रेडी था, देवबंदीज वहाँ पर काफ़ी डोमिनेट कर रहे थे, एंटी अहमदियाज लॉज आ गए थे, लेजिस्लेशंस आ गए थे, जनरल ज़ियाउल हक सत्ता में थे। जनरल ज़ियाउल हक ने वो उनका एक ज़बरदस्त आस्था थी उनकी इस्लामिक एक प्रैक्टिसेस के अंदर, एक एक्सट्रीमिज़म के लेवल पर। तो उन्होंने भी इस्लामाइजेशन को बड़ा बल दिया। तो उस वक्त उनके पास बड़ा अच्छा एक मौका था कि भाई जो है अब अमेरिका से पैसा भी लेना है आपको, और मुजाहिदीन आपके पास तैयार है। ये मदरसा है बिनौरिया और हक्कानिया वगैरह, ये सारे मदरसे थे, वहाँ से रेडी सप्लाई थी। तो ये सारे मुजाहिदीन तैयार किए, और उसमें कुछ वेटरन्स थे पाक आर्मी के, कर्नल इमाम और ये सारे के सारे पुराने लोग थे आईएसआई के। ये लोग बड़े ज़बरदस्त, इन्होंने हमीद गुल वगैरह, इन लोगों ने पूरे साउथ एशिया के अंदर जिहाद मूवमेंट की नींव रखी है। तो सबसे पहले देवबंदी टेररिस्ट ग्रुप्स खड़े हुए। हरकतुल जिहादुल इस्लामी सबसे पहला था 79 के अंदर, मौलाना फजलुर रहमान खलील उसने स्टार्ट किया। आगे उनके फैक्शंस होते गए, हरकतुल तो इन लोगों मुजाहिदीन, को अमेरिका के साथ, CIA के या साथ से से वो मिलाते हुए। उनके लिए कर रहे थे, अफगानिस्तान में जिहाद कर रहे थे। लेकिन उस पूरे दौर के अंदर पाकिस्तान ने ये बड़ा एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया। मतलब 10 साल में उनको ये पता चल गया कि जिहादी ग्रुप्स कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे उनको हथियार दिया जाता है। उनके पास ट्रेनिंग आ गई, उनके पास, और गल्फ से भी पैसा आता था, सऊदी से भी काफ़ी पैसा आता था, क्योंकि सऊदी के अंदर वो 79 की घटना हो चुकी थी। तो वो सारे इस तरह की जो रेडिकल ग्रुप्स थे इनको पैसा देते थे। सोवियत, एंटी सोवियत जो जिहाद चल रही थी, तो सोवियत भी उसका, आपका सऊदी भी उसके अंदर पैसा देता था इनको। पेट्रो डॉलर्स उनके पास काफ़ी थे, वो आते थे। तो अब जब 88 तक आते आते उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया अफगानिस्तान के अंदर प्रॉक्सी जिहाद चलाने का। अब उनके सामने एक यक्ष प्रश्न ये आया कि अब इनका क्या करें। रूस जा चुका था, जा रहा था, अमेरिका का भी इंटरेस्ट खत्म हो गया था, और सामने एक विशालकाय भारत जैसा एडवर्सरी था जिससे वो एक कन्वेंशनल वॉर के अंदर जीत नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि भारत इतना बड़ा देश है, इनकी इतनी बड़ी फौज है, अब ना अमेरिका को हमारी ज़रूरत है, वेस्ट को हमारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूस जा चुका है तो ये तो हम पर हमला कर देंगे, और हमारे पास जो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। पाकिस्तान की आप देखिए विड्थ बड़ी छोटी है। तो उन्होंने इन सारे जो जिहादिस्ट जो थे इनको लेकर के एक नया प्लान, टोपैक ऑपरेशन जो जिया का था, कि इनको कश्मीर में लॉन्च किया जाए। भाई देखिए, आपके पास रेडी सप्लाई है यूथ की, अगर वो हथियारबंद ट्रेंड युवा जो हैं आपके कंट्री में रहेंगे तो वहाँ उधम मचाएंगे। बेटर ये है कि आप उनको कश्मीर में ट्रांसफ़र करें। तो इनको कश्मीर के अंदर भेजना शुरू किया। उधर अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, बिकॉज अफगानिस्तान इनको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रोवाइड करता है कि सपोज हिंदुस्तानी फौजें आती हैं तो पीछे आपके पास एक बैकयार्ड होना चाहिए जहाँ पर एक फेवरेबल आपके सिस्टम्स हो, आपके जिहादी पूरी तंजीमें वहाँ पर हो, ताकि आप लंबे समय तक वॉर में सस्टेन कर सकें। तो फिर 89 के अंदर तो इनके पास रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर था, और प्लानिंग तो पहले ही हो चुकी थी, और इनको कश्मीर में लॉन्च करना शुरू किया। और तब तक जो है से कश्मीर के अंदर ये फिर सारे वहाँ पर भी हालात पूरे इस तरह के तैयार थे। और कश्मीर के अंदर भी हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कश्मीर के अंदर जो ये जो मूवमेंट है सो कॉल्ड, इसका शुरू से एक रिलीजियस एंगल रहा है, इंक्लूडिंग जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे, जिनकी आज जिस पार्टी को आप नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं उसका पुराना नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और उनकी जो लड़ाई जो थी महाराजा जो थे हरी सिंह के साथ में, वो सिर्फ एक कोई बहुत सेक्युलर लड़ाई नहीं थी, उसके अंदर एक मेजर हिंदू मुस्लिम एंगल भी था। हालांकि वो डिटेल्स में जाना आगे देखते हैं इधर से, बट ये है कि इस बैकग्राउंड के तहत 79 की जो घटनाएं हुई इन्होंने बड़ा प्रभावित किया और पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ को एनहांस किया, और उसके कारण पाकिस्तान ने सक्सेसफुली 89-90 के अंदर कश्मीर के अंदर इन सबको लॉन्च किया। इनिशियली उनको कोई खास उम्मीद नहीं थी कि कश्मीर से रिप्लाई आएगा, बिकॉज वो ये काम वो पहले भी करके देख चुके थे। 65 के अंदर भी उन्होंने सोचा था कि हाँ, कि हम लोग जो है कश्मीर के अंदर इस तरह का जिहाद शुरू करेंगे तो कश्मीरियों का रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन कश्मीरियों ने कोई खास उसको रिस्पॉन्स दिखाया नहीं, क्योंकि कश्मीरियों का टेम्परामेंट थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप्स कह सकते हैं, मतलब वो मार्शियल ट्रेड्स एक तरह से 1965 में एक ट्रायल और फेलियर हुआ, yes. और फिर 1979 में उन्हें एक पूरा प्रैक्टिस ग्राउंड मिला 10 बरसों तक। और उसके बेसिकली बाद जनरल जिया ये कहता था कि ये सब ब्राह्मण की औलाद है कश्मीरियों के लिए। जनरल जिया ये कहता था कि इनके बस का जिहाद करना नहीं है। तो फिर हथियार उन्हें कैसे सौंपे?
मैं उस पर आ तो उनको लग रहा था कि तो इसलिए वहाँ पर एक कई तरह की राय थी उसके अंदर कि भाई हम कैसे क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 65 के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। फिर हुआ ये कश्मीर के, अब हमने अभी तक हमने बात की इंटरनेशनल, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंटरनल। कश्मीर के अंदर क्या हुआ, 75 में जब इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ, उसके बाद शेख वापस उनको पता चल गया कि हिंदुस्तान में रहना है तो आप सरकार से कांग्रेस से दुश्मनी नहीं कर सकते, तो तब तक वो काफ़ी ठंडे हो चुके थे, वो सरकार में आ गए। अब उनका मेन ऑपोजिशन था तब जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी एक बहुत रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो मौलाना मौदूदी की टीचिंग्स के ऊपर चलता है, और उसका ये मानना है कि आदमी के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन और सरकार, मतलब आपका जो ना सरकार की जो व्यवस्था है उसका एक एक जो है एस्पेक्ट वो शरिया के अकॉर्डिंग गवर्न होना चाहिए। कुछ समय तक कांग्रेस ने भी इनको सपोर्ट किया था ताकि वो शेख अब्दुल्ला को वीक कर सकें। तो फिर जमातियों ने जैसे ही शेख अब्दुल्ला वापस पावर में आए, इनके खिलाफ काफ़ी एक मूवमेंट शुरू कर दिया, तो बीच में जमात को बैन भी किया 78-79 के अंदर। लेकिन जब शेख अब्दुल्ला की डेथ हुई 82 में, उसके बाद कश्मीर में एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया और जमात धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगी। जमात गाँवों में फैलने लगी, उनके काफ़ी वेलफेयर के काम थे, एजुकेशन, शादियाँ करवाते थे, अनाथालय खोलते थे, तो उससे जमात जो है ना उसका होल्ड बढ़ने लगा। और उसी के साथ साथ जमात की जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी, जो जिहादिस्ट आइडियोलॉजी, वो भी जनता में फैलने लगी। तो जनता के अंदर भी एक मेंटली एक आइडियोलॉजिकल बेस तैयार हो चुका था। फिर जब 89-90 के अंदर पहले जब इन्होंने वहाँ पर सपोर्ट करना शुरू किया, और तो पाकिस्तान को लगा था कि यार ज़्यादा लोग आएंगे नहीं यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए, बट पाकिस्तान वाज शॉक्ड। उसको लगा कि हम तो सोच रहे थे मुश्किल से अगर 100-150 आ जाए, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल पूरी भीड़ की भीड़ चली आ रही है ट्रेनिंग करने के लिए। उन दिनों माहौल ये हो गया था कि कोई भी कश्मीर से जाता पाकिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर, और वहाँ जाके एक अपने नाम की तंजीम रजिस्टर करवा लेता और कमांडर बन के आ जाता। ऐसे ऐसे ऐसा ही से ये लोग बोलते थे। एक बस चलती थी श्रीनगर से, श्रीनगर सोपोर, और उसमें जोड़ देते ओपोर, श्रीनगर सोपोर ओपोर, धीरे से बोलते, मतलब उस पार छोड़ेंगे आपको। तब बॉर्डर्स इतने गार्डेड नहीं थे, सर्वेलेंस नहीं थी, आपकी जो है ना वहाँ पर लूज सा सिस्टम था। बॉर्डर आज भी जो है पूरी तरह से वो अपन बॉर्डर्स को आप फुल प्रूफ वो नहीं बना सकेंगे, जैसे आज भी होता है इन्फिल्ट्रेशन, तो तब सोचिए क्या आलम रहा होगा। तो ये लोग जाने लगे, ट्रेनिंग कर करके आने लगे, और इधर हमारी इंडियन एजेंसीज को भी बड़ा एक शौक था कि यार ये क्या हो रहा है, तो वो भी उतने ही आश्चर्यचकित थे जितनी पाकिस्तानी एजेंसीज थी, कि हमें तो लगा ही नहीं था कि ये यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, इतना रिप्लाई करेंगे। तो फिर धीरे धीरे फिर पाकिस्तान को लगा कि अब जो है ये काफ़ी संख्या में यहाँ पर आने लगे, तो अब आपको एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट करनी पड़ेगी कि आप इस रेडिकल इस मूवमेंट को लंबे समय तक सस्टेन कर सकें। आपने जियाउल हक का जिक्र किया, तो 1971 का जो वॉर हुआ उसके बाद जियाउल हक ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया से कन्वेंशनल वॉर में तो नहीं जीत सकते, तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि ब्लीडिंग इंडिया विद द 1000 कट्स। तो उसके बाद जो उन्होंने पूरा अपना मॉडल अपनाया, या आर्मी को जिस हिसाब से उन्होंने इस्लामाइज किया, वो पूरा प्रोसेस क्या था, उसको थोड़ा और समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं पाकिस्तान में रियलाइज़ेशन 1947-48 की हार के बाद ही आ चुका था। 1947-48 के अंदर बेसिकली कश्मीर के महाराजा और शेख अब्दुल्ला दोनों उनके साथ नहीं जाना चाहते थे। जी, तो पाकिस्तान ने अटैक किया। टेक्निकली पाकिस्तान एग्रेसर था। कुछ हिस्सा हमारा वो लेके भी चले गए, लेकिन अल्टीमेटली भारतीय फौजों ने उनको खदेड़ दिया। उसके बाद वहाँ पर एक अंग्रेज अफसर थे, मेजर जनरल रॉबर्ट कॉथम, जो आईएसआई के फाउंडर भी माने जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि साहब, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, आप इसको जो है ना सीधे लड़ाई में नहीं हरा सकते, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, भाषा को लेकर के, रीजन्स को लेकर के इतने मतभेद हैं कि आप उसका फ़ायदा उठा करके इस देश को सतत रूप से लगातार कमज़ोर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थॉट तो था, और इन्होंने 1947-49 के बाद भी जो है कश्मीर के अंदर वेपन्स वगैरह भेजना शुरू कर दिया था। उस वक्त बीएन मलिक जो आईबी के चीफ थे, तो कई सारे किस्से आते हैं जब इन्होंने कुछ वेपन्स के कंसाइनमेंट्स पकड़े कश्मीर के अंदर भी। एक आपका जो कुछ लीडर्स थे एनसी के, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो इनके साथ मुलव्वस भी थे, इन्वॉल्व भी थे, तो चीज़ें तो शुरू हो गई थी, लेकिन उतने सिस्टमैटिक स्केल पर नहीं थी। अब जब 71 की जंग ये लोग हारे फाइनली, उसके बाद जो है पूरा पाकिस्तान में कई सारे चेंजेस आए और जनरल ज़ियाउल हक आए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी हुई। तो जनरल ज़िया जो है वो एक बहुत ही एक आप मान के चले एक रेडिकल किस्म का आदमी था। मैं आसिम मुनीर को जनरल ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का एक मिश्रण मानता हूँ, ठीक है। तो लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के सामने चैलेंजेस बहुत थे। आप अभी अभी एक जंग हारे हैं हिंदुस्तान से,
आपकी फौज में बड़ा डिमोरलाइजेशन है, आप ज़्यादा कुछ सीधे तौर पर कर नहीं सकते इंडिया के अगेंस्ट, तो क्या करें? तो जनरल ज़िया उल हक ने बहुत धीरे-धीरे बड़े सटल तरीके से पाकिस्तान को और आर्मी को इस्लामाइज़ करना शुरू किया। उसके आधार पर एक वो आप उनको उनका एक मोराल भी बूस्ट कर सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो डिसेंशंस थे, काफ़ी आपसी झगड़े उनके अंदर भी, पंजाबियों, बलोचों, सिंधी वगैरह, उस चीज़ को भी आप मज़हब के नाम पर इकट्ठा करके सबको आप उन चीज़ों को वार्ड ऑफ कर सकते हैं। तो जनरल ज़िया उल हक को पाकिस्तान की तारीख के अंदर मर्द मोमिन भी कहा जाता है। मतलब रियल आपका जो कहता है ना एक इस्लाम का मर्द मोमिन, मतलब जो ना सर से कि जिसको आप कह सकते हो कि परफेक्ट एक मुजाहिद आप कह दें, या इस्लामिक उसको मानने वाला एक आइडियल कैरेक्टर कह देते हैं ना, तो वो भी उनको कहा जाता है। तो क्योंकि उन्होंने सारा इस्लामाइजेशन का काम शुरू किया, कई सारे लॉज निकाले उन्होंने, यानी ये ब्लास्फेमी लॉज वगैरह की शुरुआत भी जो है ना, ट्रेसेस आपको उन्हीं के उसमें मिल जाते हैं। एंटी अहमदिया सारे जो जितने रेगुलेशंस वगैरह थे वो सब भी उसमें मिल जाते हैं। और फिर जो है मेन काम तो ये हुआ कि जो ये जो रेडिकल ग्रुप्स हैं 79 के अंदर जब जिहाद शुरू हुई, तो सारे के सारे ये जो देवबंदी ग्रुप्स हैं, जमीयत उलेमा हिंद वगैरह, इनको एक स्पेस मिलने लगा वहाँ की सोसाइटी के अंदर, वहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर, और पीछे स्टेट की तरफ से एक हिडन सपोर्ट और एक लेजिटिमेसी मिलने लगी। क्योंकि सारे जो ये जो थे मुजाहिद, जो बिनौरिया मॉस्क वगैरह के, इनको ट्रेनिंग तो ऐसा ही कर रही थी, ऐसा ही कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो वो चीज़ जैसे जैसे होने लगी, तब तक भी जो है जनरल ज़िया के दिमाग में ये था कि भाई हिंदुस्तान से सीधी लड़ाई नहीं करनी है। और वो एक बड़ा एक सामने बहुत ही एक पोलाइट फेस मेंटेन करता था। मैंने कई किस्सों का इसमें जिक्र भी किया है। वो यहाँ पर आते थे, क्रिकेट मैचेस के अंदर भी बड़ा आराम से मतलब देख करके चले जाते थे। इंदिरा गांधी कभी इस आदमी पर यकीन नहीं कर पाई। इंदिरा गांधी के अंदर एक चीज़ थी कि वो थोड़ा-सा लोगों की प्रोफाइलिंग बड़ी तरीके से कर लेती थी। मतलब वो कहते हैं ना कि इंट्यूशन होता है आदमी का जज करने का। तो उनको ये आदमी कभी यकीन नहीं आया इस आदमी के ऊपर। और जनरल ज़िया की एक ख़ासियत भी थी। इनफैक्ट जब भुट्टो को मारा, तो आई थिंक बाद में एक बताते हैं कि आई थिंक हमारे कोई फॉर्मर डिप्लोमेट थे, वो उनकी बेवा जो थी भुट्टो की, उनके साथ बैठे थे। तो उन्होंने नॉर्मल डिस्कशन हुआ कि भाई यार, आप इस आदमी को देखना, इसकी आंखें कुछ और बोलती हैं, इसका चेहरा कुछ और बोलता है, और इसकी आंखों में जो है आपको एक सांप के जैसी जो है नो वो शैतानी फितरत मिलती है जिसे हम आपको। भाप नहीं पाए। हाँ, तो इंदिरा गांधी जो है ना, हमेशा इसको लेकर के बड़ी सशंकित रहती थी। और वो जो जनरल ज़िया, वो भी जो है इंदिरा गांधी को लेकर के बड़ा डरा हुआ रहता था कि यार, ये जब तक ये यहाँ पर हिंदुस्तान में है, तब तक जो है कुछ ज़्यादा नहीं छेड़ना इंडिया को। बिकॉज़ उस वक़्त जो 71 का वॉर हुआ था, तब हमारे जो सिस्टम से आर.एन. काओ वगैरह ने इतना ज़बरदस्त तरीके से बांग्लादेश वगैरह के अंदर अपना पूरा जाल बिछाया था, और इट वाज़ अ क्लासिक विक्ट्री। हाँ, वो एक अलग बात है कि जो हमने जंग में जीता, उसको हमने डिप्लोमैटिक टेबल्स के ऊपर खो दिया, करते ना। उसका एक कारण है कि हमारे यहाँ पर एक जो फॉरेन सर्विस ब्यूरोक्रेसी जो है इस तरह से, वो मतलब खास तौर से उनका एक फेलियर भी मानता हूँ मैं। क्या जैसे ना, जब आप एक्चुअली बात ये कि जब आप एक बहुत ज़्यादा एक अपने एक हैलोड वर्ल्ड में रहते हैं और इंटेलेक्चुअलाइजेशन करते हैं चीज़ों, आपकी ज़मीनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है जब आपको चीज़ों की, तो फिर आप इस तरह की गलतियाँ करते हैं। अदरवाइज़ 71 की विक्ट्री के बाद हम चाहते तो बहुत कुछ करवा सकते थे पाकिस्तान से, तो वो एक अलग फेलियर था हमारा। तो जनरल ज़िया उल हक ने तब तक अपना साइलेंटली ये काम करता गया, और उसकी आप हरकतें देखें, वो ऐसा बोलने के अंदर इतना मधुर बोलता था। वो जब नटवर सिंह वहाँ पर गए एम्बेसडर बन करके, हाई कमिश्नर बन करके, तो नटवर सिंह की समस्या क्या थी कि नटवर सिंह को एक थोड़ा-सा एक रॉयल्टी होने का बड़ा ऑब्सेशन था। तो अब उसको, ज़िया को ये कमज़ोरी पता थी, तो ज़िया जा करके कुँवर साहब करके उनको एड्रेस करता है। और जब ये कहा, तो नटवर सिंह तो फूले नहीं समाये कि भई जो है कि मुझे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जनरल ज़िया कुँवर साहब कह रहा है, और तो क्या हुकुम करें। बात ही ऐसे करता था ज़िया, हुकुम करें जनाब, क्या हम तो आपके ताबेदार हैं क्या, इधर से ऐसे बात, बड़े प्यार से बात करता था। उस वक्त नटवर सिंह सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, मैं खुद भी सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, तो आई थिंक कोई यहाँ से ग्रुप वहाँ पर गया था स्टूडेंट्स का, तो जनरल ज़िया ने बड़ी उनकी खातिरदारी की, उनको स्टेट प्लेन के अंदर घुमाया, फिर आई थिंक कोई यहाँ पर सेंटिनरी सेलिब्रेशन होने ये वाला सारी था। चीजें अर्ली 1980s में हो रही थी। हाँ, ये सब बिल्कुल ना, तो सेंटिनरी सेलिब्रेशन स्टीफेंस का 82 में होने वाला था, तो उसमें इंदिरा जी को आना था, तो वो भाषण देने के लिए, तो वहाँ पर जनरल ज़िया उल हक आए थे। सॉरी, ज़िया उल हक आए, ये मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, बट नटवर सिंह वहाँ पर आए थे। तो इंदिरा जी उनको कहती हैं कि हमने सुना है आप तो पाकिस्तान के एम्बेसडर बन गए इंडिया के अंदर, कह रही है, क्योंकि इंदिरा बड़ी सशंकित रहती थी इन सब चीज़ों से। जनरल ज़िया अपना काम कर रहे थे, उन्होंने
मुरारजी देसाई के साथ भी बड़ी अच्छी अपनी एक दोस्ती कल्टीवेट की थी, और आपको पता है कि वो जब बात करते रहते थे उससे लगभग रोज ही बात करते थे कि मुरारजी देसाई से पूछते थे कि जो आप जीवन जल धारण करते हैं क्या नो उसका जो है क्या क्या फायदे हैं। मुरारजी काफी खुल करके बात करते थे, और बातों बातों के अंदर अब ऐसी बातें कई सारे सोर्सेस से आती हैं इस तरह से, और डेफिनेटली देखिए जहां पर धुआं उठता है वहां पर कहीं ना कहीं मतलब आग होती है। बिल्कुल। तो भाई उन्होंने कह दिया कि क्या आपको नहीं पता क्या आपको क्या लगता है, हमें नहीं पता कि आप काउटा में क्या कर रहे हैं, और ये सारी बातें उनको पता चली। उसके बाद काफ़ी सारी हमारे एजेंट्स को जो है हलाक किया गया वहाँ पर। ऐसे ही जनरल जियाउल हक शत्रुघ्न सिन्हा से भी बड़ी अच्छी दोस्ती रखे हुए थे क्या है ना, तो वो एक अलग किस्म का आदमी था क्या है ना। तो पाकिस्तान को उस वक्त जो है ना जो मुशर्रफ ने 2000s में किया वो उसका एक फॉलो अप था। बेसिकली जनरल जियाउल हक ने अमेरिका के स्टेज साथ पूरा हाँ जियाउल हक ने सेट किया। इस्लामाइजेशन और सारे के सारे पैसा हथियार वेस्ट गल्फ से अमेरिका से लेकर के एक बड़ा रोबस्ट बेस उनका तैयार कर दिया, ठीक है वहाँ पर। तो जिस वक्त जियाउल हक ये सारी चीज़ें कर रहे थे पीठ पीछे, क्या उस वक्त हमें आहट नहीं लग रही थी? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें 1980s में भी हुई। आपने एक पूरा सिलसिला बताया है कि उस वक्त तत्कालीन गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा का, वो कहते रहे कि गोस्ट साइटिंग्स हो रही हैं, कट्टरपंथ बढ़ रहा है, वो चिट्ठियाँ भेजते रहते थे दिल्ली में। तो क्या दिल्ली ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज किया? क्या पूरा वो कहानी पूरी हमें बताइए। देखिए आपकी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पर जो है ना चीज़ें बड़ी रैंडम और एडहोक बेसिस पर चलती हैं, ठीक है ना। कि एक तो सबसे पहली बात तो समस्या को ठीक से समझ नहीं पाना, ठीक है ना। आपको कहीं ना कहीं ये एडमिट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक रिलीजियस वॉर है। मैंने इन विषयों के ऊपर लगभग ये मेरी चौथी किताब है, तो मेरा इस पूरी रिसर्च के दौरान कई वहाँ के जो टेररिस्ट कमांडर्स हैं, एक्टिव एंड फॉर्मर, जो इनकी जो डीप स्टेट के भी लोग हैं, उन लोगों से मेरा रिसर्च के दौरान मेरा एक राब्ता कायम हुआ। वो हमेशा ये कहते हैं कि जनाब आपके लिए 9 से 5 की नौकरी है, लेकिन हमारे लिए ये जिहाद है, ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट है जो रिलीजियस फर्वर का, ये बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हमारे यहाँ पर हमेशा शुरू से एक जो बड़ा एक एंग्लिसाइज्ड और एलिटिस्ट किस्म का जो फॉरेन सर्विस ब्यूरोक्रेसी जो थी, वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाई क्या ना। वो अब उस ज़माने में आप देखें 1950s-60s के अंदर तो आधे तो हमारे जो डिप्लोमेट्स जो थे वो शेरवानी वगैरह पहन करके ही जाते, तो मुगल कल्चर के अंदर ही अपने आप को प्रेजेंट करते थे, प्रोजेक्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद वो इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाए उस ढंग से जिस ढंग से समझना चाहिए। उन्हें लगता था कि नॉर्मल टेरिटोरियल वॉर है, एक जियोपॉलिटिकल वॉर है दो देशों के बीच का, तो इसीलिए सॉल्यूशंस भी सारे एडहोक बेसिस पर होते रहे। यही हाल हमारी एजेंसीज के अंदर भी थे। कुछ हद तक मैं कहूँगा कि आर.एन. काओ वगैरह की अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों को लेकर के, इंदिरा जी की भी काफ़ी मजबूत मतलब होने लगी थी क्या ऐसे ना। लेकिन मोटा मोटा अगर आप देखें तो चाहे कश्मीर के अंदर भी जो पूरा जो अभी तक की जो तहरीक रही है मूवमेंट, और जो पाकिस्तान की भी हमारे यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस सेटअप के अंदर और फॉरेन सर्विस ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ये बड़ी पुअर अंडरस्टैंडिंग रही है। भाई देखिए मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। यासिर अराफात को यहाँ पर 2 बार अवार्ड मिला है। एक बार तो शायद जवाहरलाल नेहरू अवार्ड मिला था, कुछ एक बार इंदिरा गांधी अवार्ड मिला था। अब ये वो आदमी है जो पता नहीं कितने सारी प्लेन हाईजैकिंग्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। पीएलओ इनके जो लोग हैं, जो इनका जो एम्बेसडर था पाकिस्तान के अंदर, वो एक बार हाफिज सईद के साथ स्पॉट हुआ था मंच शेयर करते हुए इधर से, और कंप्लीटली एक रेडिकल फैनेटिक लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन आप सोचिए आज तक हमने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया है। हमास केरला के अंदर पीएफआई की रैलीज में एड्रेस करता है, कश्मीर के जितने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, लश्कर जैश वगैरह, उनके साथ बात करता है, उनके साथ रेगुलरली मिल रहा है, बांग्लादेश में जाकर के मिलता है, पाकिस्तान के साथ वो लोग हैंड्स इन ग्लव है। लेकिन आज तक हमारा स्टेट जो है वो ये तय नहीं करता, और ये बीजेपी के अंदर भी है। मैं ये बात कहूँगा, इसको देखिए जनरली आदत होती है लोगों के साथ 2014 में नेशनलिस्ट सरकार आ गई, पहले कांग्रेस थी। नहीं, आप अभी भी अगर आप देखें तो 2014 से आज कितना तकरीबन 11-12 साल हो गए, अभी तक हमने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया है। रीजंस क्या दिए जाते हैं कि साहब आपका जो है ना ये तो इजराइल का अपना मसला है, 2 स्टेट सोल्यूशन का प्रॉब्लम है। नहीं, देखिए बात ये है कि हमास का जो कोवेनेंट है, आप चार्टर अगर आप देखेंगे तो उसमें ये कहा है कि यहूदी जहां दिखे वहां मारो, जैसे दिखे वहां मारो, फ्रॉम द रिवर टू द सी। लेकिन अब शायद उन्होंने उसे अपडेट भी कर दिया है कि वो हमास ने, हाँ चार्टर, वो तो अपडेट तो वो तो दिखाने के लिए आप कुछ भी करते रहे ना उससे, शुरुआत लेकिन उन्होंने उसी से की। मेंटालिटी इंटरनली तो आइडियोलॉजिकल मेंटालिटी तो जो है वो वही वाली है ना क्या से। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है आपको, बट जनरली मेरा ये मानना है कि
हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे एस्टेब्लिशमेंट की इन इश्यूज़ को लेकर के, वो थोड़ी सी वीक और बड़ी पुअर रही है। जैसे जगमोहन का आपने जिक्र किया, तो जगमोहन कश्मीर में थे और जगमोहन लगातार ये बातें भेज रहे थे सारी कि भाई यहाँ पर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। शायद वो उन्होंने काफ़ी हद तक इन चीज़ों पर कामयाबी पाने की कोशिश भी की, क्योंकि सिस्टम के अंदर जो लोग घुसे हुए थे, चाहे वो जमात के लोग हों, चाहे वो कई सारे वो जिक्र करते हैं कि डॉक्टर्स जो थे वो इनके साथ मिले हुए थे। आज भी आप देख रहे हैं डॉक्टर्स जो है उनके नाम शामिल हो रहे हैं। सिस्टम के अंदर के लोग, जो सरकारी अफसर जो थे, पुलिस के अंदर जो थे, वो सारा एक पेनिट्रेशन हो रहा था। तो ये ट्रेड्स जब 89-90 में भी नजर आते हैं, तो और कोई बंदा इसको जो है आपका भेजा हुआ आपका अपना गवर्नर जब इनको स्पॉट कर रहा है और दिल्ली ये सारी खबरें आ रही हैं, तो फिर आप इनको क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, मैं इसमें कोई सियासत की बात नहीं है। देखिए, बात ये कि जगमोहन को गवर्नर सबसे पहले तो कांग्रेस ने भेजा था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। बाद में जब वीपी सिंह की सरकार आई, जिनके साथ बीजेपी का सपोर्ट था उस वक्त, जो ना आउटसाइड सपोर्ट था इनके पास, तो उनकी सरकार में भी वो गवर्नर रहे वहाँ पर। और उनकी सरकार के अंदर ही जब जॉर्ज फर्नांडिस वहाँ पर जाते थे, तो जॉर्ज फर्नांडिस तो तमाम तरह के जितने जो रेडिकल जमात इस्लामी के हेड वगैरह हैं, उनसे मिलते थे। उन्होंने जगमोहन को पूरी तरह से सैबोटाज करने की कोशिश की। हालांकि जॉर्ज फर्नांडिस को बाद में इस बात का बड़ा अफसोस भी हुआ कि हमने गलत किया ना उस वक्त, लेकिन उस वक्त तो यही हो रहा था ना। और जब पंडित किलिंग्स जो हुई वीपी सिंह की गवर्नमेंट में हुई, जिसको डेफिनेटली सपोर्ट बीजेपी का बाहर से आउटसाइड सपोर्ट था, आपका मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है, जो पीडीपी का चीफ रहा है से, और जिसके लिए कश्मीर में कहा जाता है कि साहब जमाते इस्लामी का डिफेक्टो चीफ पिछले 25-30 साल से, वो तो मुफ्ती मोहम्मद सईद है। 1986 के चुनाव जो हो रहे थे कश्मीर के, उसके अंदर प्योरली इस्लामिक रेडिकल नारे लगाने वाले कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद सईद की वो लोग थे से। और ये जो ऑब्जर्वर गई थी कांग्रेस की वहां पर उस वक्त, अंबिका की जो लीडर है ना, उनका नाम बोल रहा हूं मैं, वो और एक दो लोग और भी थे, उन्होंने नोट किया वो कश्मीरी में जो नारे लगा रहे थे वो पूरे रिलीजियस नारे थे। उसके फलस्वरूप अनंतनाग में दंगे भी हुए 1986 के अंदर, पंडित किलिंग्स हुई। और बाद में यही मुफ्ती मोहम्मद सईद देश का गृह मंत्री बन जाता है। उसके बाद सारा वो रूबिया सईद का किडनैपिंग ड्रामा हुआ, उसके बारे में कई तरह की थ्योरीज आती हैं कि सब वो कोई टैसिट उसकी कहानी बताइए, वो अंडरस्टैंडिंग से। क्योंकि 1990s का जो पूरा चैप्टर है वो वहीं से ऐसा लगता है कि वहीं से शुरू हुआ है। यस यस, वो बेसिकली देखिए वो जब ये जो नई क्रॉप जो थी, जेकेएलएफ के जो लीडर्स थे उसमें कई सारे, उस वो एक हाजी ग्रुप बोलते थे क्या उसके अंदर, मैंने नाम लिखा है इसमें उतना, यासीन मलिक था उसके अंदर, एक हबीब करके था, वो फुल मतलब बेसिकली HAJY, ठीक है ना, ये 4 मेन लोग थे। उनका उनके फर्स्ट इनिशियल्स के उस पर बनाया, मैंने किताब में जिक्र किया है। आई एम बैड विद नेम्स बट डेफिनेट लोग पढ़ सकते हैं। ये लोग बड़े पढ़े लिखे किस्म के लोग थे। ये लोग कोई अनएजुकेटेड मतलब मदरसों से आए हुए गंवार देहाती लोग नहीं थे। ये श्रीनगर यूनिवर्सिटी के कश्मीर में पढ़े लिखे लिटरेट लोग थे, ठीक है। इन लोगों ने वहां पर मूवमेंट शुरू किया और इनकी बेटी का किडनैपिंग हुआ था, ठीक है। अब उसमें जो एक, अगर आप ऑफिशियल सोर्सेज पर जाएं तो सब लोग कहते हैं कि नहीं साहब, एक मंत्री की बेटी का किडनैप हुआ, ये हुआ, लेकिन और उसके बदले कई सारे टेररिस्ट छोड़े गए। लेकिन उस पर कई सवाल उठते हैं कि अगर किडनैप हुआ तो इतना उनको इतनी सहूलियत कैसे थी, वो बड़े प्यार से बड़ा इजी वे के अंदर वापस आ गई। तो कई सोर्सेज से ये बात आती है कि वो एक ड्रामा था। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप आगे देखें तो मुफ्ती मोहम्मद सईद और पीडीपी के जो कश्मीर में जो जमाते इस्लामी के साथ जो ताल्लुकात रहे, वो तो जग जाहिर है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी पीडीपी साउथ कश्मीर से जीत करके आती है, मोस्टली उनका वोट बैंक वहां पर है। और साउथ कश्मीर के अंदर जमाते इस्लामी का जबरदस्त होल्ड है, वो उनके आधार पर ही इलेक्शन जीतती रही है। बुरहान वानी का जब एनकाउंटर किलिंग हुआ था, तो उसके बाद महबूबा ने कितना आफत मचाई थी, आप जानते ही हैं। इनफैक्ट कई सारे मिनिस्टर्स और कई सारे बड़े लीडर्स जो पीडीपी के हैं, उनके बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि उनकी कार के अंदर टेररिस्ट ने ट्रैवल तक किया है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर कोई ये कहता है कि साहब वो जो रुबैया सईद वाला जो था वो एक स्टेज मैनेज ड्रामा था, तो मैं एज ए एनालिस्ट ये कहूँगा कि इस बात को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, और इसके ऊपर आप जांच करें, मिटाएं, तो शायद कुछ ना कुछ सत्य निकल करके आएगा। आपने एक चैप्टर लिखा है स्नेक्स इन द बैकयार्ड, उसमें आपने जिक्र किया है कि शेख अब्दुल्ला जैसे और भी कई नेता थे, और शेख अब्दुल्ला खुद भी, कि वो दिल्ली में तो राष्ट्रवादी अप्रोच वाली सोच रखते थे और उस तरह से खुद को पोर्ट्रे करते थे, लेकिन जब वो घाटी में आते थे तो वो प्लेबिसाइड फ्रंट के आधार पर पूरा अलगाववाद को बढ़ावा देते थे। और तो क्या ये पॉलिटिकल स्टेक्स क्या थे वहाँ पे, जो पार्टीज थी उनका क्या रोल रहा है इस पूरे जिहाद को बढ़ाने में? अगेन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। देखिए, लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है और लोग कई चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है ना। जो कश्मीर का जो एक कहता है ना, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की जो बात जो थी, वो कहीं ना कहीं महाराजा हरी सिंह के दिमाग में भी थी, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो है शेख अब्दुल्ला के दिमाग में भी थी, ठीक है ना।
शेख अब्दुल्ला के दिमाग में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है तो, और वो एक सोचता था कि भाई ठीक है यहाँ पर कुछ एक ऐसा कुछ सिस्टम बन जाए कि मैं यहाँ का वजीर बन जाऊँ, और वो अंदर से उसके अंदर एक इस्लामिक सेंटिमेंट्स थे। तो शेख के लिए कहा जाता है कि वो जो श्रीनगर में जो बयान देता था वो अलग वर्जन होता था, जम्मू में होता था फिर वो डाइल्यूट हो जाता था, दिल्ली में होता था वो और डाइल्यूट हो जाता था। यही हाल फारूक साहब के साथ भी है, ठीक है। तो इन लोगों ने एक प्लेबिसाइड फ्रंट बनाया था जिसके पीछे फारूक अब्दुल्ला थे, और वो शायद उस वक्त प्लेबिसाइड फ्रंट के नेताओं से मिलके भी आए थे वो उस साइड में जाकर के। तो प्लेबिसाइड फ्रंट जो था वो बेसिकली कश्मीर की आज़ादी की या सेपरेशन इंडिपेंडेंस की बात करता था, मैंने उसका जिक्र किया है। तो अब पाकिस्तान का आप वर्जन देखेंगे तो उनका वर्जन बड़ा डिफरेंट है। ये जो JKLF वगैरह निकल करके आए थे तो इनके प्लेबिसाइड फ्रंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो एक तरह से उन्हीं की प्रोजनी कहा जाता है इनको। ये लोकल कश्मीरी टेरर ग्रुप्स थे। अमानुल्लाह खान को लंदन में देखता था, वो मकबूल भट्ट था, वो भी पढ़ा लिखा आदमी था, एक तरह से यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था, ऐसे अनपढ़ जाहिल नहीं थे। हाशिम कुरैशी जो तो अभी भी श्रीनगर में बैठते हैं, जो ऑपरेशन गंगा वाला जो हाईजैक किया था वो भी इनके ग्रुप में शामिल था। तो जब हुआ है कि 1984 के अंदर हमारे एक डिप्लोमेट थे वहाँ पर, रविंदर मात्रे, यूके के अंदर, उनको जब किडनैप किया उनको ये JKLF वालों ने किया था, तो उससे अमेरिकन थोड़े से अलर्ट हो गए कि ये लोग जो हैं यहाँ पर इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं, तो ये लोग तो बड़े काम के लोग हैं। तरह से अमेरिकन एजेंसीज जो थी इंटेलिजेंस वगैरह, उनको लगा कि ये जो है JKLF वगैरह, इनका पावर मतलब एक सॉलिड इनका कुछ बढ़ता जा रहा है, तो इनको एंगेज किया जाए। अमेरिका का स्टेक्स तो उसमें अमेरिका के देखिए, अमेरिका के स्टेक्स तो शुरू से रहे इस रीजन के अंदर। इंदिरा गांधी ने 1971 के अंदर जो पाकिस्तान को हराया वो बेसिकली अमेरिका को हराया था। अमेरिकन का उस जो ईस्ट पाकिस्तान जो था वहाँ पर काफ़ी सारे तेल के भंडार हैं वहाँ पर, ठीक है, काफ़ी सारे वहाँ पर रिजर्वॉयर हैं आपका ऑयल एंड गैस के, तो वो हाइड्रोकार्बन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा, इसके बारे में सब जानते थे। 60s के अंदर पहली बार पता चला, अगर शायद भारत उनको एक्सप्लोर करना शुरू करता है तो भारत आज भी नेट एक्सपोर्टर बन जाएगा ऑयल का। ग्लोबली ऑयल मार्केट्स उससे डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अमेरिका जो है सिर से पाकिस्तान के साथ में था, वो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान उनके लिए चाइना के साथ वो कर रहा था, और इंडिया जो है वो एक उनकी नज़र में एक रशिया का एक लैकी स्टेट था, रशिया के साथ था। तो वो लड़ाई तो शुरू से थी, तो उन्होंने काफ़ी जो है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जब वहाँ पर इतने आई थिंक 3 मिलियन के 30 लाख लोगों का, हिंदुओं का कत्ल हुआ, तो बेसिकली अमेरिकन जो गवर्नमेंट जो थी, हेनरी किसिंजर, निक्सन वगैरह, ये तो पूरा सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को। ये तो वहां पर जो कत्लेआम हो रहा था बांग्लादेश में, उसको आंख मूंद करके देख रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे, हथियार दे रहे थे। आज आप जो देख रहे हैं बांग्लादेश में जमाते इस्लामी को अमेरिका एंगेज कर रहा है, कोई नई बात नहीं है ये, इसके आपके पास हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स हैं। तो 71 के अंदर भी सपोर्ट कर रहे थे। तो जब इंदिरा गांधी की लीडरशिप के अंदर और जो है ये मानिक शाह, आरनकाव वगैरह जो थे, तो ये लोग जब हारे पाकिस्तान के लोग, तो वो हार बेसिकली अमेरिका की थी। तो अमेरिकन जो है वो देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम करने का एक तरीका होता है। आपकी हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन एजेंसीज जो है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है इनकी। इनको पता है कि इनके परमानेंट हित कहाँ पर हैं और परमानेंट हित कहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए फिर वो उनके खिलाफ लगातार काम करते रहते हैं। तो जब अमेरिकन्स को लगा कि ये जो आपका जो खालिस्तान मूवमेंट था, ठीक है, उसके अंदर भी जो है कहीं ना कहीं पीछे एक बैकिंग थी वेस्ट की तरफ से खालिस्तान मूवमेंट को। आप जाके देखेंगे तो कनाडा में ये सारे बैठे हुए हैं आज भी, कहते थे वेस्ट की तरफ से शुरू से इन सेसेशनिस्ट मूवमेंट को बैकिंग रही है, ठीक है। तो फिर अब जो हुआ, अब ये जो JKLF स्ट्रांग होने लगा, तो फिर अमेरिकन इनको एंगेज करने लगे। तो पाकिस्तान को, अब ये बात मुझे बताइए, एक जमात इस्लामी के उन दोनों बड़े प्रोमिनेंट नेता थे, उनके लीडर थे, उनकी बड़ी क्लोज व्यक्ति ने मुझे ये बात बताई, बिकॉज वो रेगुलरली पाकिस्तानियों के साथ डील करते थे। पाकिस्तान को इस बात से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होने लगा क्योंकि यहाँ पर ये JKLF जो है हमारी उससे बाहर जा रहा है, ये सीधे अमेरिकन से एंगेज कर रहा है। उनका ये था कि जो इस खिते में जो मिलिटेंसी, जो भी मूवमेंट है, वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। और आज भी ये सेंटिमेंट है पाकिस्तान के अंदर। बेसिकली पूरा उन्होंने हाईजैक कर लिया कि यस, वो हमारे वो कश्मीर में चाहेंगे कि लश्कर, हिजब और जैश के बियॉन्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन वहां पर पनप नहीं पाए। वो कोशिश करते हैं कश्मीर के अंदर, वो नहीं चाहते कि आईसिस और अलकायदा वहां पर ज्यादा अपना स्ट्रांग वो करें, बिकॉज वो चाहते हैं कि मिलिटेंसी उनके कंट्रोल में रहे। तो वो आईसिस अलकायदा को इंडियन हिंटरलैंड में एंगेज करते हैं, कश्मीर के अंदर उनको ज़्यादा वो स्पेस नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने देखा कि अब जो है हमें भी कश्मीर के अंदर अपना थोड़ा सा एक पाँव बढ़ाने, ये करना। तो इनिशियली उन्होंने ये टोपैक वगैरह सारे हो रहे थे, आई थिंक ज़ियाउल हक 88 के अंदर जो है प्लेन क्रैश में मारे गए। तो उन्होंने फिर नए ऑर्गेनाइजेशंस खड़े किए, हिजबुल मुजाहिदीन, जिसका पहला एम था JKLF को डिस्ट्रॉय करना।
और आप अर्ली एनकाउंटर्स देखें तो इन्होंने काफ़ी सारे JKLF के लीडर्स को और इनके जो थे ना उनको एक तरह से एलिमिनेट किया, न्यूट्रलाइज किया। कई सारी खबरें भी दे देते थे ये हमारी एजेंसीज को कि आप इनको मारो, ये करो। अच्छा, अब टाइमलाइन में ज़रा आगे आते हैं, 2019 की बात करते हैं। आपने ये अभी स्नेक्स इन द बैकयार्ड की बात चल रही थी, फिर आपने एक सूत्र का इंटरव्यू, जिसका आपने नाम बदल कर हमज़ा गुल रखा है, तो वो आपसे नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कहता है कि मोदी ने इन ज़ादों को जेल भेजकर अच्छा किया। तो ये विरोधाभास जो है, ये किस तरह से अपना पनपा जो है, एक आतंकी जो है भारत द्वारा कश्मीरी नेताओं पर की गई कार्रवाई पर जो खुश हो रहा है, ये कैसे हो? देखिए, कश्मीर के अंदर लोगों में ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है ना, चाहे वो PDP हो, NC हो, इनके अगेंस्ट बहुत गुस्सा भरा हुआ है। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, पिछले 70-75 साल से एक अपना ऐसा स्थान बनाया है। दिल्ली की गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि साहब आप देखिए, आपका झंडा पकड़ करके हम ही बैठे हैं यहाँ पर पब्लिक में तो बहुत नफरत है आपके लिए, आप हमें सपोर्ट करिए, नहीं तो यहाँ पर पब्लिक रिवोल्ट कर देगी, ठीक है, पाकिस्तान के साथ चली जाएगी। और जनता को ये कहते जा करके कि भाई देखिए, दिल्ली को संभालना हम संभाल रहे हैं, वरना दिल्ली आप पर बड़े जुल्म करेगी। तो इसी हिसाब में ये दिल्ली को कहते थे कि आप हमें पैसा दें, सपोर्ट करें। तो दिल्ली फिर अपने जो कन्वीनियंस के जो लोग थे उनको सपोर्ट करती थी। कांग्रेस NC को करती थी, BJP PDP को करती थी, ठीक है, जैसे ना। तो ये एक सिलसिला चलता रहा। लेकिन इस बीच में जो है इन लोगों ने बहुत बेइंतहा पैसा इन्होंने गबन किया। करप्शन एक्सट्रीम रहा है कश्मीर के अंदर। एरोगेंस ब्यूरोक्रेसी के अंदर और पॉलिटिशियंस के अंदर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर रही है। उसके अतिरिक्त इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो लोगों में इन नेताओं के अगेंस्ट एक गुस्सा तो है। तो जब आकर के मोदी गवर्नमेंट आई और सत्यपाल मलिक साहब को वहाँ पर भेजा गया, तो इनिशियली मैंने एक किताब लिखी थी उन दिनों 2019 में, रेडिकलाइजेशन इन इंडिया एंड एक्सप्लोरेशन। विवेकानंद फाउंडेशन ने उसको पब्लिश किया था। पेंटागन का पेंटागन तो पब्लिशर था, विवेकानंद फाउंडेशन का प्रोजेक्ट था वो। तो उसके अंदर मेरी जो प्राइमरी रिसर्च थी उसमें मैंने यही पाया कि अगर आप उमर अब्दुल्ला की कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, कुछ काम नहीं है और लोग इनको बड़ी गालियां देते थे इनवेरिएबली, चाहे वो सेपरेटिस्ट हों चाहे वो मॉडरेट्स हों। तो लोगों में जब इतनी नफरत थी, ये बात दिल्ली उससे पहले समझ नहीं पाई थी। तो ये मैंने अपनी किताब और मेरे पेपर्स में और मेरी बुक्स के अंदर मैंने ये बात सामने लाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ ने जाकर के पॉलिसी को भी इम्पैक्ट किया। फिर आपने देखा होगा PM ने कई बार कहा कि मैं इन दो खानदानों को ख़त्म करना चाहता हूँ। बाद में जो है सत्यपाल मलिक साहब भी बोलते रहे कि भाई आपको कश्मीरियों को लूटा है तो इन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने, ब्यूरोक्रेट्स ने लूटा है, आप बेचारे इन गरीब पुलिस वालों को क्यों मारते हैं। तो इससे जो सिग्नलिंग हो रही थी आम जनता के अंदर वो ये थी कि भाई ये सरकार भले BJP की है, भले जो आपकी हिंदू नेशनलिस्ट है, लेकिन इन नेताओं की खिंचाई तो करेगी। तो लोग थोड़ा खुश हुए। अब सेकेंडली आपने पूछा कि सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट इस बात पर क्यों खुश होगा। उसका कहना सिंपल था। वो कहता है कि साहब देखिए, हम तो टेररिस्ट हैं, ठीक है, हम तो एक आपका जिहाद कर रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। हमारा तो फेथ आपके आइन में ही नहीं है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है। आर्टिकल 370 तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आप हटाओ नहीं हटाओ, उससे हमें क्या लेना देना। हमारा तो इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही फेथ नहीं है। अगर हम इसका विरोध भी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक अलाइनमेंट अपना लोगों को सिग्नल करते हैं। लेकिन आप इनको अंदर बंद कर रहे हो, उससे हमें बड़ी खुशी है। ये चीजें थी। तो इसलिए, और ये क्या करते थे नेता, देखिए वहां पर जो कश्मीर में जो पत्थरबाजी वगैरह जो होती थी, मिलिटेंसी वगैरह, तो उसमें कई बार दिल्ली को डराने के लिए ये करवाते थे पत्थरबाजी। जो वहाँ कोऑर्डिनेटर्स थे, स्टोन कलेक्टर्स वगैरह के, उनको अपना पैसा वैसा दे करके, कोई चुनाव आया, कहीं वोटिंग नहीं करवानी है तो वहाँ पत्थरबाजी करवा दी, कहीं वहाँ पर जो है कर्फ्यू लगवाना है तो वहाँ पत्थरबाजी करवा दी। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ये काम बहुत करवाते थे। तो आपने आर्टिकल 370 का जिक्र किया, तो जब आर्टिकल 370 हट गया उसके बाद लंबे टाइम तक ये रहा कि कर्फ्यू वगैरह की वहाँ लगा हुआ था। जब चीज़ें नॉर्मलाइज भी हुई उसके बाद भी बहुत लंबे टाइम तक ऐसा माना गया कि वहाँ पाकिस्तान शायद अब इनएक्टिव हो गया या उतना ज़्यादा नहीं है, उसका इम्पैक्ट अब उतना नहीं बचा, या फिर 370 को शायद अब लोग भूल गए हैं, तो डेवलपमेंट की तरफ सरकार का मॉडल शिफ्ट हो गया। फिर आपने अपने एक चैप्टर में 23rd चैप्टर में एक आंकड़ा पेश किया जिसमें आपने बताया कि आर्टिकल 370 हटने के बाद भी टेररिस्ट किलिंग्स लगातार बढ़ी है। तो क्या ये एक रणनीतिक गलती थी इस तरह से सोचना कि अब वहाँ पे चीज़ें शांत हो गई हैं और अब हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं? क्या उस टाइम पे कोई चूक हुई सरकार से, या कुछ और स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए थी नॉर्मलाइज करने के लिए? अगेन मैं इस बात को एक ही कहूँगा कि भाई देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स हैं टेररिज्म और जिहादिस्ट मिलिटेंसी, ये बड़ी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप सोचते हैं कि साहब आप थोड़ा सा डेवलपमेंट दे करके और आप जो है थोड़ा पैसा दे करके इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देंगे, तो आप सिर्फ अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है ना।
वहाँ पर कश्मीर में एक टेंडेंसी रही है, उनको ये चीज़ें पता है कि डेवलपमेंट के नाम पर जो है आप एड लो, ठीक है, सारा पैसा दिल्ली से पहले आता था। मैंने कुछ डेटा भी दिया है, मेरी जो टेरर फाइनेंसिंग वाली बुक है उसके अंदर, कि पिछले 15-20 साल के अंदर 1% पॉपुलेशन है कश्मीर की, लेकिन 10% डेवलपमेंट फंड्स वहाँ गए। तो वो जब तक वो आता है वो चुप रहता है, ठीक है। वो फंड, आप डेवलपमेंट का फंड्स जो है टेरर फाइनेंसिंग और इन सब में डाइवर्ट होता जाता है, जैसे प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं वो जमात की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, फिर वही आपके एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। देखिए बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि साहब हमने ये कर दिया है और वहाँ पर सब शांति आ गई है, जैसे ना, ऐसा नहीं होता। उनके लिए एक रिलीजियस फाइट है, ये रिलीजियस जिहाद है काफिरों के अगेंस्ट। तो वो, अगर आपको लगता है कि आप पैसे देकर के किसी का दीन ईमान खरीद सकते हैं, कोई जिहादी जो अपना सर कटाने के लिए निकला है, ये बात ठीक नहीं है। बिकॉज जो आदमी सुसाइड बॉम्बिंग कर रहा है, आपको लगता है कि वो आपके पैसे के लिए बिकेगा? ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो एक मोटा मोटा होता है, लेकिन प्राइमरी मोटिव उसका रिलीजियस है। फायर किया उसने, वो कत्ल कर दिया। लाइकवाइज कश्मीर के अंदर भी रेडिकलाइजेशन लोगों का उस लेवल पर जा चुका है कि उनके लिए ये सब चीज़ें बड़ी छोटी हैं कि आप, ठीक है, कुछ आप डेवलपमेंट लेकर के आ जाएं, टूरिज्म लेकर के आ जाएं, ये वो चीज़ें इनको बड़ा एक शॉर्ट टर्म और मतलब कहते हैं ना फूल हार्डी चीज़ें मानते हैं। लॉन्ग टर्म उनके दिमाग में कि ये है कि एक रिलीजियस जंग है। जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं, जो इंस्पायर हो रहे हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीर में पेनिट्रेट कर रहे हैं, जमात इस्लामी का इतना पेनिट्रेशन है, लोकल लड़के, कमांडो आदिलदार जैसे लोग सुसाइड बॉम्बिंग के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं, लड़कियां जा करके सुसाइड बॉम्बर बनने को तैयार हैं। अगर आपको याद करें, पुलवामा के अंदर उनका जो मास्टरमाइंड था उमर फारूक, वो पहले वो जो लड़की थी इंशा जान, उसको सुसाइड बॉम्बर बना करके भेज रहा था, और उसकी एक दोस्त थी, उसको भी भेजने की बात चली थी, है ना। ये चार्जशीट में मेंशन नहीं है सारी चीज़ें। मेरी किताब है जैश ए मोहम्मद उसके अंदर जो है ये किताब में ये फैक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं। तो जहाँ पर इस लेवल का माइंडसेट है, वहाँ पर अगर आप सोचते हैं कि आप टूरिज्म प्रमोट करके और जो है कश्मीर के ट्रैवल एजेंट बन जाएं और आप जो है मुश्किल से 2-3 साल के अंदर सब सेंटिमेंट खत्म कर दें, पॉसिबल नहीं है। 90 से वहाँ पर जो है ये इस तरह का एक एक्टिव मिलिटेंसी जिहाद जो चल रहा है, तो ये जनरेशन ही जो है उसको देखते हुए बड़ी हुई है। इन्होंने बचपन से अपनी स्कूल्स के अंदर, फैमिली के अंदर ये पूरा एक जिहादिस्ट थॉट देखा है, उसी में ग्रूम हुई है। पढ़े लिखे लोग भी इसके शिकार है। तो इसलिए आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक थी। सेकेंडली, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया ये कहना गलत होगा। पाकिस्तान डेफिनेटली, शुरुआत में हमने जो वहाँ पर कम्युनिकेशन लॉकडाउन लगाया, तो इनको आपसी ताल्लुकात कायम करने के अंदर उसमें बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि एनक्रिप्टेड ऐप्स बंद, इंटरनेट नहीं था, तो वो सारा व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर जो है संवाद करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो पाकिस्तान ने कुछ एक ब्रेक लिया। एक कारण ये भी था कि दुनिया में वो बदनाम काफ़ी हो चुके थे। वो आपका टेरर जो ग्रे लिस्ट होती है आपकी, उसके अंदर सब उनके नाम आने लग गए थे, ब्लैक लिस्ट में जाने ही वाले थे इधर से। तो कहा कि और ये जो लश्कर वश्कर ये काफ़ी एक्सपोज हो चुके थे, तो कहा कि अब थोड़ा रुको और स्ट्रैटेजी चेंज करो। तो उन्होंने सिर्फ स्ट्रैटेजी चेंज की है। उसके अंदर ये कि उन्होंने कुछ ये प्रॉक्सी ग्रुप्स जो है TRF PAFF ये खड़े किए, और ये ग्रुप्स, इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ उनके डिजिटल सिग्नेचर्स हैं। आज भी हमारे यहाँ पर कई सारी एक जो एनालिस्ट हैं और हमारी एजेंसी सेटअप में एक मूर्खता और हम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस हम प्रोपेगेंडा वॉर के ऊपर कर रहे हैं। देखिए बात ये कि पाकिस्तान को ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तो एक रिलीजियस सपोर्ट तो उनको है ही, ठीक है। मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है जो कि आपका जो है इंडिया के अगेंस्ट मतलब एक काफ़ी हद तक विचार रखती है, पुरानी हिस्ट्री है कश्मीर की। वहाँ पर अगर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करेगा कि आप ये करिए, तो वो नेचुरली उसको बिलीव करेंगे, ठीक है क्या ना। जैसे धुरंधर मूवी में जो दिखाया, हम नेचुरली हमारी टेंडेंसी हम उसको बिलीव करेंगे, ठीक है। तो वहाँ के लोग भी इसको करेंगे। अब अगर आप जाकर के अपने सारे रिसोर्सेज फौज से ये करवाएंगे कि आप तिरंगा रैली निकलवाइए, ये करिए, आज आपने मैनेज करके जनरल साहब लगा दिए, कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, हमने साहब इतने इवेंट्स करवा दिए तिरंगा रैली के, हमने उस पर 50 करोड़ खर्च कर दिया, लोग आ तो जाएंगे वहां पर। तो पाकिस्तान ये बात जानता है, तो वो प्रोपेगेंडा वॉर में उसको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नेचुरली चल रहा है ऑटो पायलट मोड के अंदर। लेकिन हम ये गलती कर रहे हैं कि हम वापस से जो है ना ये प्रोपेगेंडा साइड को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हमें लगता है कि हम इनको कन्विंस कर देंगे, दिमाग बदल देंगे। देखिए ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें हार्डकोर ग्राउंड पर होती हैं, तब जाकर के काम होता है। तो पाकिस्तान ने अब क्या किया है, नई स्ट्रैटेजी के तहत वो करवाता उन्हीं से ही है, जैश, लश्कर, हिजब वगैरह, जो वहाँ पर जो डेट्स हैं वहाँ पर बॉर्डर एरियाज में, उनके अंदर आज भी इन्हीं तीनों तंजीमों के लोग बैठे हुए हैं। और अब बड़े हार्डकोर ट्रेंड मिलिटेंट्स पाकिस्तान भेज रहा है, जिनको उनकी जो SSG जो है, स्पेशल सर्विस ग्रुप है, जो बड़ा एक एलीट स्पेशल फोर्सेस टाइप का ग्रुप है, वो उनको ट्रेन कर रहा है। और उनकी जो स्किल्स हैं वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो 150 मीटर दूर से भी अगर गोली मारते हैं तो हेडशॉट लेते हैं, ठीक है।
उनके नाइट विजन डिवाइसेस बड़े ज़बरदस्त हैं, ठीक है। वो इतने प्रोफेशनल हैं, ट्रेंड हैं कि वो कोई कम्युनिकेशंस के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं करते, कोई अपना डिजिटल सिग्नेचर नहीं छोड़ते, और वो आ रहे हैं, वो अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं इन लोगों को। आपको लग रहा है कि एनकाउंटर्स कम हो रहे हैं, उसका कारण 2 कारण है उसके। देखिए, एक तो ये कि बहुत ज़्यादा उनको वहाँ से इंस्ट्रक्शंस है कि आप अपने आप को एक्सपोज करो मत, अवॉइड करो। ये इन्होंने खुद ने कहा। अभी मैं हाल फिलहाल कश्मीर गया था, तो थ्रू सम चैनल्स कुछ एक्टिव OGWs थे जो इनके साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने पूछा ये क्यों नहीं हो रहा, तो वहाँ वाले वो बोले कि साहब हमें उस पार से आदेश नहीं है अभी, जिस दिन हुक्म आएगा उस दिन अपने कान बंद करोगे आप, ठीक है। तो ये उस तरह के लोग हैं जाके बैठे हुए हैं। और जो एनकाउंटर्स हुए 1-2, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारे स्पेशल फोर्सेस के बड़े हाईली ट्रेंड लोगों की भी कैजुअलिटी हुई है, ठीक है। इधर से बहुत स्ट्रैटेजिकली हाँ, पाकिस्तान ऑपरेट यस, कर रहे तो हैं। बड़ा आगे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो चूंकि समय का भी अभाव है और हमें ये भी करना है, तो ये डिस्कशंस ऐसी हैं, ज़ाहिर तौर पर ये साफ हुआ है इतनी बातचीत से कि हम जितना भी इन सब चीज़ों के बारे में जानते जाएं, इन टॉपिक्स के बारे में, उतना ही हमें इल्म होता जाएगा कि अभी हम और कम जानते हैं। तो ये था हमारा एक ब्रीफ डिस्कशन इस किताब के बारे में, ये इस पूरे जो पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है। और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो ये किताब खरीदिए, ये किताब पढ़िए। किताब वाले के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जी, शुक्रिया, शुभ। तो लीजिए, हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा लल्लन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोल कर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallontop.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में। आ जाइए।